इधर से देखें तो ये सोल्यूशन लगता है, इधर से देखें तो ये प्रॉब्लम लगता है। कभी ऐसा आपको लगा? जब हीरोइन कर लेते हैं तो फिर काम कर लेते हैं? या आपका क्या हाल है कि जब बंदा कर लेता है तो फिर काम शाम तो बड़े करता होगा? लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा, और वक्त के साथ साथ वो थोड़ा थोड़ा और थोड़ा हो जाता है। तो फिर नशा करें तो मुसीबत, ना करें तो मुसीबत, और नशा छोड़ें तो उसके फिर जो मुसीबतें हैं उनका हल ढूंढा जा सकता है। नशा करें तो जो मुसीबतें हैं उनका कोई हल नहीं। जब नशा करते रहें तो नेवर एंडिंग मुसीबतें आपका घर देख लेती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपके दाएं बाएं लोग भी मुतासर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे में लोग मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। कोई अगर एडिक्ट होता है तो कोई पता नहीं चलता कि किस दिन वो एडिक्ट से ड्रग डीलर बन गया, किस दिन वो एक एडिक्ट से क्रिमिनल बन गया। और लंबा रिकॉर्ड होता है, जो पुलिस रिकॉर्ड होता है, कोर्ट कचहरी का रिकॉर्ड होता है, ये इनवेरिएबली होता है। कल ही किसी जगह मेरी बैठ के बातचीत हो रही थी तो एक माँ कह रही थी कि हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक हो गया है, हमने इस पे बहुत गहरी नज़र रखी है, हमने बस इसको एक दफ़ा डराया था कि तुम अगर नशा नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें सदाकत क्लिनिक ले जाएंगे, और डराने से ही वो ठीक हो गया। घर वालों का ख्याल होता है कि अगर वो चरस पी रहा है तो ठीक है, अगर वो कभी कभी शराब पी लेता है तो ठीक है, सिगरेट पीता है तो ठीक है, हीरोइन तो नहीं करता, और वो कभी कभी हीरोइन भी अगर कर लेता है तो उनको पता ही नहीं चलता। अमेरिका का कल्चर शराब पीना है, और शराब जो है वहाँ लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में। और उसमें से शराब पीने वालों में से एक काफ़ी बड़ी तादाद अल्कोहलिक हो जाती है, और उनका फिर वो इलाज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा वहीं होता है। वहाँ 3 करोड़ अल्कोहलिक हैं अमेरिका में, और वैसे उनकी आबादी को 30 करोड़ के करीब है। 10% लगा लें, पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख लोग हैं जो शराब के मरीज़ हैं और एडिक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ नशों के एडिक्ट्स हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार कहते हैं कि 87 लाख हैं, हमारा ख़्याल है कि ज़्यादा हैं। नशे का इस्तेमाल करने वाले इसके अलावा हैं। नशे के एडिक्ट की जो बात कर रहे हैं वो 87 लाख कही जाती है सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। लेकिन जब मुआशरे पे नज़र डालते हैं तो ये मामला ज़्यादा नज़र आता है। ज़रूरी नहीं कि जो ऑफ़ एंड ऑन करता है वो ड्रग यूज़र है। बिंज ड्रिंकर्स होते हैं जो कि बेइंतहा शराब पीते हैं, और कभी कभार बेइंतहा शराब पीते हैं, महीनों शराब नहीं पीते, फिर जिस दिन पीते हैं तो बेइंतहा पीते हैं, तो वो भी अल्कोहलिक होते हैं। किसी का पता इससे नहीं चलता कि वो रोज़ नशा करता है या रोज़ शराब पीता है या कभी कभी शराब पीता है और नशा करता है। पता इससे चलता है कि जब वो नशा करता है और शराब पीता है तो फिर वो क्या करता है, फिर उसके साथ क्या होता है। तो ये जो सॉल्यूशन कि इधर से देखें तो ये सॉल्यूशन नज़र आता है और इधर से देखें तो ये प्रॉब्लम नज़र आता है। जैसे अगर हम चाय पीते हैं सुबह तो सुस्ती दूर हो जाती है, हम फटाफट तैयार होकर दफ्तर के लिए रवाना हो जाते हैं, तो ये सॉल्यूशन नज़र आता है। फिर सारा दिन हम चाय पीते रहते हैं, चाय पिलाते रहते हैं, मेहमान नवाजी होती है, हम चुस्त रहते हैं, तो ये सॉल्यूशन नज़र आता है। फिर रात को जब नींद नहीं आती और हम जागते रहते हैं और रातों को 3-3, 4-4 बजे तक हम सोते नहीं हैं, तो ये प्रॉब्लम नज़र आता है। और यही प्रॉब्लम नज़र आया था तो मैंने चाय पीना छोड़ दी थी कि रात को सोने को दिल नहीं करता था और चाय के जोश में दिल करता था कि अपनी बात मनवाओ, दूसरे की बात बिल्कुल ना मानो, दूसरे की बात गौर से ना सुनो, उसकी बात बीच में काट दो। तो हर नशे का एक अपना अपना सॉल्यूशन होता है और अपना अपना प्रॉब्लम होता है। और कुछ लोग यूज़र होते हैं जिनको प्रॉब्लम कम होता है, सॉल्यूशन ज़्यादा होता है। कुछ लोग एडिक्ट होते हैं जिनको सॉल्यूशन कम होता है, प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो कोई ना कोई
नफ़ा नुकसान का हिसाब किताब तो बंदा अपने कारोबार में लगा ही सकता है कि अगर मैं नशे का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे नेट प्रॉफिट होता है या मुझे नेट लॉस होता है। कभी आपने इन मानों में सोचा? आप में से कुछ बिजनेसमैन भी हैं तो वो इस तरह कभी सोचते हैं कि यार नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है ये काम करने से, नशे का काम करने से। नशों के बारे में हमारे परसेप्शंस बदलते रहते हैं। आपको पता है हेरोइन जब इजाद हुई थी तो वो नज़ला ज़ुकाम के लिए अच्छी दवाई मानी जाती थी। किसी ज़माने में अंग्रेज़ लोग अपने बच्चों को अफ़ीम दिया करते थे। पाकिस्तान बनने से भी पहले की बात है, ब्रांडी भी देते थे जब वहाँ सर्दी के लिए कोई अच्छे इंतज़ामात नहीं थे। लेकिन अंग्रेज़ कौम की जो तबाही और बर्बादी हुई है, ये आपको सबको पता है कि उनकी तबाही और बर्बादी कितनी हुई है इस सारे मामले में। और वो टफनेस में से नहीं गुज़रे जिसकी वजह से उनकी तबाही और बर्बादी हुई है, क्योंकि वो टफ़ नहीं बने। और अभी कोरोना के मामले में भी आप देख लें कि यूरोप सारा और अमेरिका और कनाडा और इस तरह के ममालिक में पाकिस्तान की निस्बत बर्बादी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके अंदर जो फ़ाइबर है वो मज़बूत नहीं है, उनके अंदर फ़ाइबर कमज़ोर है और वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लोगों का खौफ भी अब काफ़ी दूर होता जा रहा है और मुकाबला भी वो अच्छा कर लेते हैं इस चीज़ का। एक ये चीज़ है कि जो हमारे मौसम हैं इसमें से ख़ास तौर पर ये जो गर्मी का मौसम जो 6 महीने तो कम से कम रहता है, इसमें हमें टफ़ होने का मौका मिलता है। और फिर सर्दी का मौसम होता है उसमें दूसरी तरह टफ़ होने का मौका मिलता है। तो उनकी कम सर्दी, ज़्यादा सर्दी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप साइंसदान स्टडी कर रहे हैं। नशों के बारे में अवेयरनेस आते आते आएगी। ये जो कोका कोला आप पीते हैं इसमें अब कैफ़ीन होती है, कोका कोला में कभी कोकेन होती थी। आप में से किसी को पता है कि कोका कोला में इब्तदाई तौर पर कोकेन होती थी और कोका कोला इब्तदाई तौर पर बॉटल की शक्ल में और लिक्विड की शक्ल में नहीं होता था, ये टैबलेट्स की शक्ल में होता था। और एक दफ़ा एक बंदे को आइडिया सूझा और उसने कोका कोला के मालिक को जाके दफ्तर में मिला, कहता है मैं तुम्हें एक आइडिया देना चाहता हूँ जो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है और उस आइडिया की कीमत है $25,000। तुम एक 25,000 का चेक लिख के टेबल पे रख दो तो मैं आइडिया तुम्हारे आगे रख देता हूँ और अगर तुम्हें आइडिया पसंद आ जाए तो तुम वो कागज़ उठा लेना और मैं ये चेक उठा लूँगा, और अगर तुम्हें वो आइडिया पसंद ना आए तो मैं तुम्हारा चेक नहीं उठाऊँगा, तो मेरा कागज़ नहीं उठाना। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कागज़ पे 2 लफ्ज़ लिखे और वो 2 लफ्ज़ थे बॉटल अप कोक। बॉटल की शक्ल में, पानी की शक्ल, उसने सारा आइडिया, उसने कहा कि दिस इज़ द आइडिया, और उसने $25,000 उस ज़माने में, और वो लोगों को उससे फ़ील होता था कि जो कोकेन से फ़ील होता है। तो इंसान कंफ्यूज हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। अब आपको समझ में आ गई ना कि हेरोइन एक बड़ी ख़तरनाक ड्रग होती है। आई थिंक ये वो हेरोइन नहीं है जो जैसे फ़िल्मों वाली हेरोइन। ये जो लफ्ज़ है ये जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है और ये हीरवन है। इस वजह से कई दफ़ा लोग फ़िल्मी हीरोइनों को भी हीरवन कह देते हैं। तो ये हीरोइन वो नहीं है, लेकिन बात समझ में सबको आ गई कि ये एक ख़तरनाक ड्रग है जो सिर्फ़ हार्ट अटैक में फ़ायदा दे सकती है। इसको वो बंदा क्वालिफ़ाई करता है जिसको हार्ट अटैक हुआ हो, तो वो क्वालिफ़ाई करता है कि उसको ले नहीं सकता। उस वक्त उसको टीका लगाने की ज़रूरत होती है। उस वक्त तो उसको लाइफ सेविंग हो सकता है कि जी बहुत इम्कान है कि वो जो हार्ट अटैक में लोग जो मरते हैं 50% लोग दर्द से मरते हैं, 50% लोग मरते हैं जो कि मर्ज़ होता है उससे, तो 50% जो दर्द से मरते हैं वो बच जाएंगे। दूसरा वो लोग जो ज़चगी के मराहल में से गुज़र रहे हों, यानी ख़वातीन, तो उनको ज़रूरी है कि हेरोइन या मॉर्फिन उनको लगे। एक टूल है जिससे कि ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं, लेकिन बदनाम इतना हो गया है कि ये जहाँ इस्तेमाल होना चाहिए टूल, फिर वहाँ भी इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कैंसर में
अभी भी WHO की तरफ से कैंसर के पेशेंट्स को ओपियम मिलती है, पाकिस्तान में भी मिलती है फ्री, लेकिन लोग तैयार नहीं होते खाने के लिए। कैंसर है, डॉक्टर कहता है कि आप ये ओपियम कैप्सूल ले लें, तो वो कहते हैं तुम मुझे क्या दे रहे हो, मैंने तो नहीं खाना। जान बचाने के लिए, इंसानी जान बचाने के लिए हराम चीज़ भी हलाल। गलतफहमी जैसे रिटालिन के बारे में कि पढ़ाई में मदद मिलती है, चाय कॉफ़ी से भी पढ़ाई में मदद मिलती है, तो अब लोगों को समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, अमेरिका में समझ आ रही है कि पढ़ाई में मदद नहीं मिलती, अपना मुस्तकबिल तबाह करने में बड़ी मदद मिलती है। फास्ट क्विक वे है। और अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं कि मेडिकल स्टोर से जाके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ये दवाइयाँ लेके। लेकिन अगर आप ख़त को तार समझना चाहते हैं तो फिर चाय कॉफ़ी के बारे में भी आप समझ लें कि ये एक तबाहकुन रास्ता है। लेकिन मैं नहीं कहता कि चाय को आज ही छोड़ दें, जब आपका मन चाहे, जब आपको समझ आ जाए कि हाँ ये यकीनी तौर पर एक तबाहकुन रास्ता है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नशे छोड़ें तो फिर आपको कुछ एक लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा जो बड़ा आला लाइफस्टाइल है और जो बड़ा ज़बरदस्त आपको ज़िंदगी में परफॉर्म करने का मौका देता है, और इट कॉस्ट यू नथिंग। वॉक करने का कभी किसी को बिल आया? नहीं। वॉक करने से जिस्म में एंडोर्फिन्स बनते हैं, एनकेफ्लिन्स बनते हैं, और वॉक करने के बाद नींद का कुदरती तौर पर गलबा हो जाता है। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट स्टेप ये है कि आप वॉक करके तो सोने की तैयारी कर लें, तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी और आला नींद आएगी, उसका भी कोई बिल नहीं आता। तीसरी चीज़ है कि सस्ती ग़िज़ा, जो बैलेंस डाइट है, जो घरों में दालें, सब्ज़ियाँ, फल और सस्ती ग़िज़ा, आटा, चावल, ये जो सस्ती ग़िज़ा है जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इस सस्ती ग़िज़ा से आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। लेकिन अगर आप मटन कढ़ाई चाहेंगे रोज़ाना, या रोज़ाना मछली खाना चाहेंगे, बाज़ लोग कहते हैं मछली बहुत, पता नहीं किस शरीफ आदमी ने ये मशहूर कर दिया है, वो पता नहीं कौन है, नदीम नूर पता करें यार उसका वो कौन है कि जिसने मशहूर कर दिया कि जी मछली को बहुत अच्छी चीज़ होती है। जी सब कुछ ठीक है, लेकिन मछली का इस्तेमाल महदूद सा आप कर सकते हैं। मछली के बारे में लोग समझते हैं कि मछली जितनी मर्ज़ी खाओ और बीफ ना खाओ और मटन ना खाओ, मछली जितनी मर्ज़ी खाओ। तो मछली के गोश्त के बारे में सिंपल सी स्टेटमेंट है कि ये सबसे कम नुकसानदेह गोश्त होता है, सबसे कम नुकसानदेह। ओमेगा 3 लेना है तो वो तो बाज़ार से आपको मिल जाएगा कैप्सूल की शक्ल में, आराम से खा लें ओमेगा। उसके लिए मछली जो सरसों के तेल में तली होती है बड़े हाई टेम्परेचर पे। मज़े की बात यह है कि मछली को कुक करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मछली एक ऐसी चीज़ है, बड़ी नाजुक सी चीज़ है कि जो बहुत स्लाइट सी कुकिंग, जैसे सब्ज़ियों को बहुत हल्की फुल्की कुकिंग चाहिए, लेकिन हम सब्ज़ियों का भी पूरी तरह कला कमा करके छोड़ते हैं। इसी तरह लोग बर्गर भी खाते हैं, और ये जो केंटकी फ्राइड चिकन, KFC खाते हैं, ये चीज़ें जो बैलेंस डाइट में नहीं आती। बैलेंस डाइट ये है कि आप जो चीज़ खाएं तो आपको बोझल महसूस ना हो और आप चुस्त हो जाएं। मैं आपको बताऊं कि जब ऑयल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो वो टॉक्सिक हो जाता है। जब ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो टॉक्सिक होता है, और इसी वजह से लोगों को हार्ट अटैक्स बहुत होने लगे हैं। और ऑयल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है कि कोई खाना जो हम पकाएं तो वो नीचे लगे ना, और चूँकि ऑयल स्लिपरी होता है तो वो थोड़ा लगने से रोकता है। तो अब तो नॉन स्टिक बर्तन आ गए हैं, नॉन स्टिक, और उनको आप इस्तेमाल करें तो उसमें खाना वैसे भी नहीं लगेगा, अगर आप आंच हल्की रखें तो नहीं लगेगा। रेड बुल जो है उसमें कैफ़ीन होती है, हाई डोज कैफ़ीन होती है, प्लस उसमें शुगर होती है, प्लस उसमें वही कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो सारा दिन हम बाहर निकालते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं।
तो रेड बुल में या कोकोला में या 7 अप में वही कार्बन डाइऑक्साइड ठूस ठूस के भरी होती है, और वो हम जब पीते हैं तो फिर हमें जब डकार आता है तो हम कहते हैं पैसे वसूल हो गए। फ्री वाली चीज़ें बता रहा हूँ, एक्सरसाइज करें आपका मूड एलिवेट हो जाएगा, और आप नींद पूरी करें आपका मूड खुशगवार हो जाएगा। आप बैलेंस डाइट लें आपकी एनर्जी ऊपर आ जाएगी। और चौथी चीज़ है जो बग़ैर बिल के आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, वो है बेहतरीन ताल्लुकात। देखिए, जब आप नशा छोड़ेंगे तो आपको उसका एक अल्टरनेट चाहिए, क्योंकि आपने एक ऐसी चीज़ देख ली है जो ना ही देखते तो अच्छा था। मतलब आपने वो कुछ जान लिया है, वो कुछ देख लिया है जो कि ना ही देखते तो अच्छा था। हमें अपने बच्चों के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं उनको हम पहले ही 4 साल की उम्र में 11 साल की उम्र तक तैयार करें कि वो नशा कभी नहीं करेंगे, और उस दौरान उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कभी नशा ना करना। उस दौरान ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि नशा नहीं करना। उस दौरान उनको ऐसी दुनियादारी सिखाने की ज़रूरत है। एक 4 साल के बच्चे को दुनियादारी सिखाने की ज़रूरत है। दुनियादारी जैसे दुकानदारी क्या होती है? दुकानदारी क्या होती है? मतलब कोई बेचना, दुकान पे चीज़ बेचना। तो दुनियादारी क्या चीज़ है? हाउ टू लिव विद अदर पीपल, हाउ टू लिव इन लाइफ। तो दुनियादारी का मतलब ये है कि इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, ये 4 साल से लेके 11 साल की उम्र के बच्चे को सिखाया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर इक्विपमेंट आ गया होता है। उसके अंदर जो इक्विपमेंट है वो अल्लाह ताला ने 4 साल की उम्र में डालना शुरू कर देता है दिमाग में इक्विपमेंट। उसको पता होगा कि मायूसियों से कैसे निपटना है, उसको पता होगा कि नो से कैसे निपटना है, उसको पता है कि ज़िम्मेदारियां कैसे निभानी है, उसको पता है कि कंफर्ट जोन से जब निकलते हैं तो क्या करते हैं, उसको पता है कि जब तकलीफ़ आ जाती है तो क्या करते हैं, उसको पता है इंतज़ार कैसे करना है। इंतज़ार, क्योंकि जगह जगह आपको सब्र करना पड़ता है, जगह जगह इंतज़ार करना पड़ता है, अनसर्टेनिटीज़ को फेस करना पड़ता है। अनसर्टेनिटी हमारे सामने आ जाती है, खड़ी हो जाती है अनसर्टेनिटी, और अनप्रडिक्टेबिलिटी कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है हमारे साथ, पता नहीं कोरोना होएगा कि नहीं होएगा, पता नहीं कोरोना जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ग्रेसफुली इन चीज़ों को फेस करना कि आपको कोई मुसीबत आ गई है, आप कंफर्ट जोन में हैं और यका आपको पता चला कि आप कंफर्ट जोन से बाहर यहाँ आ खड़े हुए हैं और तकलीफ़ में हैं, और आपने उस तकलीफ़ को पूरी तरह फेस करना है और फिर वापस अपनी जिद्दोजहद से कंफर्ट जोन में आ जाना है। और अगर आप कभी हमेशा के लिए कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो ऐसा ना कीजिएगा। आप में से कोई है जो हमेशा सुखी रहना चाहता है, आराम से रहना चाहता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है कोई? अच्छा, मैं कहूँगा नहीं, ऐसा ना कीजिएगा, ये बहुत नुकसान का सौदा है, क्योंकि जो ही आप ज़्यादा देर कंफर्ट जोन में रहते हैं तो कंफर्ट जोन अपना मज़ा खो देता है। अगर आपको इस वक्त कोई मिठाई खिलाए और खिलाई जाए तो 5 मिनट बाद क्या होगा, 10 मिनट बाद क्या होगा, 15 मिनट क्या होगा? 5वें लड्डू पे भी बस हो जाती है। और नमकीन चीज़ का भी यही हाल है। अगर आप मटन कौरमा खाएं, साथ आप रोगनी नान खाएं और बहुत मज़े से खाएं, तो उसके बाद आधे घंटे बाद फिर आप फ्लैट हो जाएंगे। जो मज़े की चीज़ें भी होती हैं उनके साथ अगर आप अपना रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर आपको चैलेंजेस का बीच में बंदोबस्त करना होगा। अगर आप एयर कंडीशन को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको कुदरती वेदर का भी बीच में मज़ा चखना होगा, जैसे वॉक के दौरान या कुछ सिचुएशन में। अगर आप हर वक्त एसी के अंदर रहना चाहते हैं तो एसी अपना मज़ा खो देगा। अगर आप गाड़ी का मज़ा उठाना चाहते हैं तो फिर आपको पैदल भी चलने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप ज़रा से फासलों के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी का मज़ा खो देंगे। आपको
हत्ता कि अपने फेवरेट इंसानों का भी जो मज़ा होता है वो मुसलसल अगर आपके साथ रहें तो वो मज़ा आप खो देते हैं। कई बंदे दुआएं मांगते हैं कि उनकी बीवी कब जाएगी मैके। नहीं, ऐसा होता है दुनिया में। जब बीवी नाराज़ हो के मैके चली जाती है तो फिर तीसरे या चौथे दिन दोनों को ख्याल आता है कि अच्छा नहीं किया, चलो अब किसी बहाने राज़ी हो जाए। और जब नाराज़गी के बाद मियाँ बीवी मिलते हैं चंद दिन के बाद तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तजर्बे में से आप में से हर कोई गुज़रा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि नाराज़ी हो के एक दूसरे से फासले पे हो, लेकिन स्पेस देना और करीब आना। देखिए, साहिल समंदर पे लहरें भी आती हैं और फिर चली जाती हैं और फिर आ जाती हैं और फिर चली जाती हैं। क्या कभी आपने देखा कि कोई लहर समंदर से आई और साहिल पे आके तो पड़ाव डाल लिया उसने? ऐसा तो कभी भी नहीं होता। कंफर्ट ज़ोन से निकलना और कंफर्ट ज़ोन में वापस आना। अगर आप अपने घर से सुबह निकलेंगे रोज़गार के लिए और शाम को आप घर आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप सारा दिन घर ही बैठे रहें तो आपको अजीब लगने लगेगा, आपको घर बोर लगने लगेगा। जैसे आजकल दुनिया भर में कोरोना की वजह से लोग घर पे हैं और उनको पता नहीं क्या करें, उनको पता नहीं सोएं कब और जागें कब। वो कभी सो जाते हैं, कभी जागने लगते हैं। तकरीबन ज़्यादा लोग इस तरह कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज जा कोई नहीं रहे और ज़िम्मेदारियां हैं कोई नहीं ख़ास। कुछ घरों में माल दौलत भी फरावानी के साथ होता है, तो आपको नहीं पता होता कि आपका बच्चा जाग कब रहा होगा और सो कब रहा होगा। और अचानक आप देखेंगे कि वो किचन में जाके तो सवेरे 4 बजे कुछ पका रहा है या बना रहा है या खा रहा है, या आपको लगेगा कि 2 बजे दोपहर आप उसे मिलने गए हैं तो वो गहरी नींद सोया हुआ है और उसके सोने या जागने का कोई टाइम नहीं है। तो इससे दिमाग बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हमारा दिमाग को थोड़ा नोटिस चाहिए। जैसे सुबह आप उठते हैं तो आप अपने वर्क प्लेस पे जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा नोटिस चाहिए कि आप 7 बजे उठे हैं तो 5-10 मिनट के बाद फिर आप बिस्तर से निकलेंगे, तो फिर आप तैयार होंगे, तो फिर आपका माइंड अब जानता है कि नेक्स्ट आप गाड़ी चलाएंगे, आप सड़क पे आएंगे, फिर आप दफ्तर जाएंगे, काम काज करेंगे। तो दिमाग उस तरह आपको प्रिपेयर करता है अहेड ऑफ टाइम। और शाम को जब आप घर आते हैं अंधेरा होता है। अब तो अंधेरा होता ही नहीं क्योंकि हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट्स हैं और हमारा दिमाग कंफ्यूज रहता है कि ये लाइट्स ने कि सूरज ने। हमारा दिमाग काफ़ी कंफ्यूज आइटम है। इसको सूरज की लाइट में और इन लाइट्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलता। तो दिमाग को बाकायदा हमें बताना पड़ता है। बोल के बता दें तो बहुत अच्छा है, मिसाल के तौर पर कि अब रात होने वाली है, ये मसनूई लाइट्स हैं और तुम तैयारी करो सोने की। अगर आप कभी अपने आप को सेल्फ सजेशन दे के देखें तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होती जा रही हैं। आपने कभी जहाज़ों को फॉर्मेशंस बदलते देखा है? 16 जहाज़ उड़ रहे हैं और वो फॉर्मेशंस बदलते हैं। कोई 2 पीछे आ गए, 2 आगे चले गए, वो शक्लें बदल रहे हैं, वो एक और फॉर्मेशन में चले जाते हैं। तो हमारे दिमाग में भी 16 केमिकल्स हैं। वैसे तो बहुत हैं लेकिन ज़्यादा जो कारामद केमिकल्स हैं वो 16 हैं। और वो केमिकल्स कभी आगे हो जाते हैं, कोई पीछे हो जाते हैं, कोई फॉर्मेशन बदलते हैं, वो असेंबल होते हैं नए सिरे से। इधर टूट के इधर जुड़ गए, इधर टूट के इधर जुड़ गए, और आप अपने अंदर उनको महसूस कर सकते हैं कि जब आपको बहुत नींद आई होती है और आप किसी की फिर सुनने के लिए तैयार नहीं होते और मेहमान भी हों तो आप कहते हैं कि जी थैंक यू, आप बैठें गपशप करें, मैं मजबूर हो गया हूँ, मेरी आंखें बहुत बंद हो रही हैं, मैं जा रहा हूँ सोने। तो फिर आप इस तरीके से करते। तो ये जो दिमाग है इसको कम से कम कुछ तो प्रोग्राम दे दें। तो ज़्यादातर नौजवान आजकल जो 16 साल 18 साल 20 साल के नौजवान हैं उनका कोई प्रोग्राम नहीं है और उनका दिमाग कहता है मुझे कोई तो आइडिया दो कि तुम्हारा आगे क्या प्रोग्राम है, तुमने सोना कब है, तुमने जागना कब है। और जो बंदा भी ऐसा करेगा आखिरकार उसका मूड ख़राब होगा। एंड रिज़ल्ट ये है कि उसका मूड ख़राब होगा। उसका मूड ख़राब होगा क्योंकि उसके दिमाग को गुस्सा चढ़ जाएगा इस बात पे कि मैंने दसदा क्यों नहीं, तो करना चाहना की है, तो करना की है। तो हमेशा अपने दिमाग से कम्युनिकेट करना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आप कितने बजे सोना चाहते हैं। फ़ौज को ये एक एडवांटेज हासिल है,
फ़ौज को ये एडवांटेज हासिल है कि वहाँ कोई अपनी मर्ज़ी से दिन को 12 बजे तक नहीं सो सकता। बस फ़ौज को एडवांटेज यही है कि वो जो सुबह उठते हैं जल्दी सूरज निकलने से पहले उनको उठना पड़ता है। एक कम सीधा है फौजियां का तो मैं आपको बताऊं कि आपको अपने नशे की जो इल्लत है या जो एडिक्शन है, इसका तदारक करने के लिए लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका फेथ बन गया हुआ है, एक्चुअली पहले आपको एक अकीदा भी तोड़ना पड़ेगा। आपका कहीं ना कहीं ये बहुत पक्का अकीदा या फेथ होता है कि नशा हमारे लिए लाजुम है। कहीं ना कहीं ये आपकी घुट्टी में पड़ा है, आपकी हड्डियों तक, जो हड्डियों के अंदर मिक होती है ना आला किस्म की, उसमें भी ये घुसा हुआ है अकीदा। हड्डियों के अंदर ये घुसा हुआ जो अकीदा है ना, इसको खुरच के बाहर निकालने की ज़रूरत है अमली तौर पर। और उसके लिए जो बेहतरीन टाइम है वो है अब, कि आप अपनी 4 चीज़ों को ठीक कर लें। चारों फ्री हैं और चारों पे दूसरे लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, आपका अपना कंट्रोल है। इवन ताल्लुकात के मामले में भी, जहाँ हम समझते हैं कि दूसरे लोगों का भी बहुत कंट्रोल होता है और दूसरे लोगों का ताल्लुक़ होता है, लेकिन अगर आप महारत हासिल कर लें तो आप दूसरे लोगों को लड़ने से हर सूरत बाज रख सकते हैं, अपने साथ उलझने से बाज रख सकते हैं। अगर आप छोटा सा एक हिस्सा ना डालें लड़ाई झगड़े में, एक छोटा सा हिस्सा ना डालें, तो आप समझ लें कि दूसरा बंदा अकेला 100% मार धाड़ नहीं कर सकता। दूसरा बंदा अकेला, चाहे वो सड़क पे खड़ा हो, ना छेड़े नहीं, वो अलग नहीं, लेकिन आप ना छेड़ें इंस्ट्रूमेंट को। आप किसी को शिकायत करें, आ जाए, बैठ जाए। बंद तो नहीं कर देता सी? चलो ठीक है, फिर उन तुसी भी बंद दो, समझो जी। देखिए, दूसरे, आपको लगता है कि दूसरे के पास पावर है, पावर ऑफ द अदर नहीं, लेकिन लगता तो है ना कि दूसरे बंदे हमें घसीट के ले आते हैं मैदान जंग में, होता है ना। लेकिन अगर हम महारत हासिल कर लें तो हम इस चीज़ को बहुत अर्ली ऑन पहचान सकते हैं कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है। और दूसरा बंदा अगर लड़ाई या उलझने की कोशिशें कर रहा है, आप उसकी हरगिज़ ज़रा सी भी मदद ना करें तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए, किसी भी चूल्हे को, जो कि बहुत बड़ा चूल्हा होता है, तो उसको एक माचिस की तीली की ज़रूरत होती है, जो कि कोई लगाता है। एक छोटा सा स्पार्क या छोटी सी तीली, तो दूसरा इंसान भी जो हमारे साथ लड़ने के लिए पूरा तैयार है, पूरा गियर्ड अप है, तो एक छोटी सी तीली या एक छोटा सा वो क्रिक क्रिक जो होता है, वो हमारी तरफ से ये होता है और वो हमें उससे बाज रहना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि अपना हिस्सा उस कॉन्फ्लिक्ट में ना डालें। अगर आप ये करते हैं तो ये जो चौथी चीज़ है जिसे ताल्लुकात कहते हैं, ये आपके बेहतरीन हो जाएंगे। और आपकी फैमिलीज़ के लिए बतौर ख़ास ये नुस्खा है कि आपके ज़िंदगी में उनका जो दखल है वो डिटैच्ड अटैचमेंट वाले तरीके से होना चाहिए। आप में से कोई जानता है कि ये डिटैच्ड अटैचमेंट क्या होती है? डिटैच्ड अटैचमेंट क्या है? क्या क्या हाँ है क्या? दसो ना। जब वाइवे में ऐसा कहते हैं ना, तो फिर पता है क्या कहते हैं एग्जामिनर? कहते हैं फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। डिटैच्ड अटैचमेंट क्या होती है जी? आपसे जी उसी तरह मिलता जुलता डिटैच्ड अटैचमेंट का मतलब ये, देखिए आपके घर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं। बटन ऑन करते हैं, छोड़ देते हैं। आप रिमोट कंट्रोल से अपने टीवी को सेट करते हैं और ऊंची आवाज़ करके, नीची आवाज़ करके, चैनल चेंज करके छोड़ देते हैं। अगरचे कई लोग पकड़े रखते हैं, लेकिन वो बेफ़ायदा है कि एवं ही उसको पकड़ी रखना।
तो जो डिटैच्ड अटैचमेंट होती है वो फैमिली मेम्बर्स की वो अटैचमेंट है कि जब ज़रूरत हुई अटैच हो गए, क्योंकि ज़िम्मेदारी फैमिली मेम्बर के सर के ऊपर होती है, लेकिन उसकी एक अपनी ज़िंदगी भी होती है, वो अपनी ज़िंदगी को भी संवारता है। लेकिन जब वो महसूस करता है कि मेरे प्यारे को मेरी मदद की ज़रूरत है और वो सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है तो आगे बढ़ते हैं, और जब वो प्रॉब्लम की तरफ जा रहा होता है तो फैमिली मेम्बर पीछे हट जाते हैं। मतलब रोगी ना होना और वो काम करना जो कि करने की ज़रूरत है, और अपने मरीज़ की मदद सिर्फ नशा छोड़ने में करना। अगर वो कहता है मरीज़ के मेरे साथ वॉक कर लें, तो आप कहते हैं बिस्मिल्लाह आओ चलो वॉक करते हैं। और अगर वो कहता है कि मुझे पैसे दे, मैं ज़रा घूम फिर के आना है, पुराने दोस्तों को मिल के आना है। मुझे याद आ गया 1984 में मेरे पास वो जारा पहलवान थे, तो आपको पता है वो पहलवान थे और बहुत ज़्यादा मसला था उनका। तो वो मेरे पास आए एक दिन, तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास 3 सूट हैं जो कि मुझे जापान से कहीं से मिले थे। मैं वहाँ गया था तो कुश्ती लड़ने, तो वहाँ मुझे तोहफ़तन मिले थे 3 सूट, तो वो मैंने आपको देने। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। फिर कहते हैं जड़ी अंगूठी है ना, ला के टेबल पर रखती, कहता है ये भी मैंने आप ही को देनी है। मैंने कहा कि ठीक है। कहते और मेरे पास 2 टाइयाँ भी हैं, वो भी मैंने आप ही को देनी है। मैंने कहा जी तो बहुत मेहरबानी की बात है, एक तो आप तोहफे दे रहे हैं, दूसरा आपसे तोहफ़ा तो मेरे लिए बहुत ही कारआमद होगा। तो फिर थोड़ा हवा का रुख बदला, तो कहते हैं कि एक सिगरेट आज ज़रूर पिला दो। तो मैंने कहा कि नहीं सिगरेट तो मैं नहीं पिला सकूँगा, ये मेरी तरफ से आप माफ़ी कबूल करें। कुश्ती करने तो कहते हैं कि सिगरेट एक पिला दें। तो मैंने कहा कि नहीं वो तो मैं नहीं पिला सकता, ये मेरी तरफ से। कहते जी ए ताड़ी फिर पक्की गल है। मैं कहा जी बिल्कुल पक्की गल है। कहते जोड़े 3 सूट सन ना वो वापस, ते अंगूठी भी वापस, ते टाइयाँ भी भूल जाओ। अब आप मुझे बताएं कि आपने कैसे टैकल करना है इसमें। क्या बात। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे पेशेंट्स के अंदर जो टूल नंबर 1 है, टूल नंबर 1, ये जब हमें आके मिलते हैं, हमें और आपको, तो आते ही हमारा पहले दिल जीत लेते हैं। आते ही पहले दिल पे ना, मतलब दिल पे जो कब्ज़ा है ना, आते ही दिल पे कब्ज़ा कर लेते हैं। दे आर वेरी चार्मिंग, दे नीड टू बी वेरी चार्मिंग। दिल पे छुरियां चला देते हैं, बस समझे कि दिल पे कब्ज़ा कर लेते हैं। इनको पता होता है कि किस एंगल से स्ट्रोक लगाना है। तो आपको भी इस चीज़ का तजर्बा होगा बारहा, बल्कि शब रोज़ आपको तजर्बा होगा कि जब आके बात शुरू करते हैं आप इत्मीनान से बैठे। क्या? हाँ चलो पता कर जी, कर लेते पता कर जी। यार थोड़ा सा सब्र करें। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि हमारे जो ये प्यारे होते हैं ये बहुत तीर अंदाज होते हैं। तीर अंदाज ये दिल जीत लेते हैं। और अगर हम अपना यानी एहतियात ना करें तो उसके बाद अगला स्टेप हमसे कोई ऐसा होने वाला होता है जो इनके लिए नुकसानदेह होता है। यानी पहले ये हमारा दिल जीत लेते हैं अपने चार्म की वजह से, दे आर वेरी चार्मिंग। इनको अल्लाह ताला ने बड़ी कुछ स्पेशल किस्म की मुस्कुराहट दे रखी है हर एक की। बस ऐसे जब मुस्कुराना शुरू करते हैं ना, तो सूरज चाँद सितारे सब जो है जगमग करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ उलझने लगते हैं। सबकी है। मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ ना, मेरे तो सब बेटे हैं ना। 500 वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं जिसमें शुगर की बीमारी के बारे में हमारे सब डॉक्टर्स जो हैं वो फेसबुक पे भी और इंटरनेट पे हमारी जो वेबसाइट है जिसका नाम है डायबिटीज़ पाकिस्तान, तो शुगर अखबार भी निकलता था आज से कोई 20-22 साल पहले। और
वो हुआ यूँ फिर के वो ख़सारे में जाता था, उसकी प्रोडक्शन से ख़सारा होता था हर महीने, और हमने तकरीबन कोई 3-3.5 साल वो ख़सारा बर्दाश्त किया। फिर वो लंदन से एक ब्रिटिश डायबिटीज़ एसोसिएशन है जिसे BDA कहते हैं, और वो हर ज़ुबान में लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं। तो शुगर का जो सारा लिटरेचर था उन्होंने इकट्ठा ही हमसे ख़रीद लिया और सारा ख़सारा दूर कर दिया। मेरा ख़्याल ये है कि कोई भी चीज़ अगर ख़सारे वाली होती है तो अल्टीमेटली वो वैनिश हो जाती है। जो चीज़ भी ख़सारे वाली होती है वो ज़्यादा देर नहीं चलती। उसका बेसिक आइडिया ये था कि उसकी प्राइस ना हो और मेडिकल कंपनियां उसको एडवर्टाइजमेंट दें। माशाल्लाह कि वो ब्रिटिश एक एसोसिएशन ने वो उसको ख़रीद लिया और सारा ख़सारा उस लिटरेचर का, और उन्होंने कहा कि जी आप अगर इसे प्रिंट करते रहें तो हमें कोई इतराज़ नहीं, पर आपके अलावा कोई प्रिंट ना करे। मैं समझदारी में यकीन रखता हूँ। ख़वातीन को ख़ास तौर पर पावर की बजाय समझदारी के कॉन्सेप्ट समझने चाहिए, क्योंकि पावर ख़वातीन के हाथ में अल्लाह ने दी नहीं। कमज़ोर है ना, सिनफ़ नाजुक है, सिनफ़ नाजुक है ना, ख़वातीन सिनफ़ नाजुक हैं। अगर हमें नशा छोड़ना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। यानी नशा अगर हमने छोड़ना है तो खाली विल पावर पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें कोई कदम उठाने पड़ेंगे, हमें कोई खेचल करनी पड़ेगी। दिमाग से लड़ने की बजाय दिमाग के साथ हमें डायलॉग करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग बोलता है और माइंड भी बोलता है, और दिमाग और माइंड में फ़र्क होता है। दिमाग हार्डवेयर होता है, माइंड सॉफ्टवेयर होता है, और यहाँ जो हम चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं वो सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे होते हैं। हम आपके दिमाग को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो 7 पर्दों में छुपा हुआ है और उसकी अपनी जीन्स हैं, उसके अपने केमिकल्स हैं। लेकिन जो माइंड है आपका, जो कि आपकी आँखों के रास्ते सॉफ्टवेयर को कबूल करता है और कानों के रास्ते सॉफ्टवेयर को कबूल करता है, और बातचीत करके डिस्कस करके सॉफ्टवेयर को फाइनल करता है। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर हम काम कर सकते हैं, यानी माइंड के ऊपर काम कर सकते हैं, ताकि जब दिमाग एडिक्शन की तरफ धकेले तो माइंड उसको बचाए, क्योंकि दिमाग में से पॉपअप आते हैं। दिल खुद मुतासर होने वाली चीज़ है, मुतासर करने वाली चीज़ नहीं है। दिल मुतासर, यानी आप किसी चीज़ को देखते हैं तो खौफ से आपका दिल धड़कने लगता है, तो दिल मुतासर होने वाली चीज़ है। अगर आप किसी हसीन लड़की को देखें तो आपका दिल और ही अंदाज में धड़कना शुरू कर देता है, तो ये तो मुतासर होने वाली चीज़ है, मुतासर करने वाली चीज़ नहीं है दिल। तो जो माइंड है, मास्टर माइंड जिसे कहते हैं, मास्टर माइंड वो है जिससे हम आपस में रिलेट करते हैं, आपस में बातें करते हैं। और ये मास्टर माइंड परिंदों में नहीं होता, ये दूसरे जानदारों में नहीं होता उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट होता है उनका। ये कुदरत का कोई कनेक्शन है जो कि वो अपना तमाम बिहेवियर उसके तहत रखते हैं। जानदार जितने भी हैं इंसान के अलावा, उनके अंदर माइंड नहीं होता, और वो सोच विचार नहीं कर सकते, वो शायरी नहीं कर सकते, वो इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते, वो मसलों के हल नहीं निकाल सकते जैसे कि आप मसलों के हल निकालते हैं। जब आप नशा कर रहे होते हैं तो आप नशा करने के हल निकालना चाहते हैं। मुझे बताएं कि अगर आप नशा करने के हल निकाल सकते हैं तो आप नशा ना करने के हल भी निकाल सकते हैं, है ना? मेरा मतलब कि अगर आप नशा करने के लिए नौसरबाजियाँ कर सकते हैं तो आप नशा छोड़ने के लिए भी नौसरबाजियाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वालिदैन साथ हैं, जबकि नशे में वालिदैन मुखालिफ हैं और नशे में पुलिस भी मुखालिफ है। अगर नशा नहीं करना चाहते तो आपको वालिदैन का, फैमिली का, प्रोफेशनल्स का, हमसायों का और मुआशरे के लोगों का तावन मिल सकता है। जबकि आप नशा करते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आती है, लेकिन कोई रास्ता तो निकाल ही लेते हैं आप, जब आप चाहते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि सलमान ने अपने तमाम साथी पेशेंट्स को एक सच्ची खरी बात समझा दी है कि अपने इलाज में एक एक लम्हे को कीमती जानो, उसे ज़ाया मत करो और गुम हो जाओ अपने रिकवरी के इश्यूज़ में, तो एक तो घर जाने का वैसे ही टाइम बड़ी जल्दी आ जाता है, पता ही नहीं चलता। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि
आपकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है देख के फैमिली और हम फैसला करें कि एवं ही उन रखे है जान दइए। तो मतलब ये है कि अगर आप ये सब को पकड़ पकड़ के समझाते हैं तो हो सकता है कि आपके कोई फ्री फ्लोट्स ही शुरू हो जाएं, हो सकता है कोई मैकडोनल्ड शुरू हो जाएं आपके। क्या सबक सीखा आपने कि पंगे नहीं करने लाइफ में, किसी के साथ पंगा नहीं लेने का। मतलब जितना भी हो सके इंसान दूसरों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों पे चले, क्योंकि जो बंदा भी पंगा लेता है उसको मैंने तंग ही होते देखा है, चाहे वो बादशाह हो वक्त का। चाहे एक चीज़ है जिसे शार्पनिंग दी सॉ कहते हैं, कभी सुना? शार्पनिंग दी सॉ यानी 7th हैबिट है जो अपनी मालूमात में इजाफ़ा करते रहना, अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाते रहना, अपने माइंडसेट को बेहतर बनाते रहना। और अगर कोई ज़िंदगी में कोई छोटा मोटा मसला आ जाए तो ग्रेसफुली लंबा सांस लेना और कहना ओके नाउ यू हैव डन दिस, वी कैन मूव फॉरवर्ड, अब आगे जा सकते हैं चीज़ें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।